तो देखो, सबसे पहले हम कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन बात इसमें क्या है, पाचन तंत्र। लेकिन हम पाचन किसका करेंगे, ठीक है, पाचन किसका करेंगे, पहले ये तो जान ले। बात यह है कि जैसे हमें अपना जीवन चलाने के लिए, अगर हम जिंदा हैं तो अपना जीवन चलाने के लिए हमें ढेर सारे प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। उन सभी प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा है ये हम बाहर से तो ही लेंगे ना, मतलब कुछ चीज़ों को खा करके, और जिसको हम खाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, पोषक तत्व कहलाएगा। और खाने की विधि क्या कहलाएगी, पोषण। ठीक, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम कुछ चीज़ें खाएंगे, जिस पदार्थ को हम खाएंगे वो क्या कहलाएगा, पोषक तत्व कहलाएगा। और जिस पदार्थ को खाएंगे वो क्या, पोषक तत्व, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। और इसके बाद भी हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी क्या चलती हैं, प्रोसेस होती रहती है, ढेर सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। उन सारे रिएक्शन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक, तो अभी आपको हम बताए हैं कि ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और बाद में इसी पोषक तत्व का हम क्या करेंगे, दहन कराएंगे, जारण कराएंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिन्हें खाने से हमें क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक, फिर उनका हम क्या कराएंगे, पाचन कराएंगे। ठीक, जैसे मेन अगर देखा जाए तो सबसे पहला हमारे पास पदार्थ जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारे पास होता है प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। फिर तीसरा आता है हमारे पास लिपिड या वसा हम बोलते हैं। ठीक, फोर्थ होता है विटामिन। ठीक है, विटामिन्स। एंड फिफ्थ हमारे पास होता है खनिज लवण। क्या होगा, खनिज लवण। एंड सिक्स्थ हमारे पास होता है जल। तो इतनी चीज़ें हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन कौन सी चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हम क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इसमें कुछ चीज़ क्या है, मतलब ये हमारे प्रोसेस, मतलब ये जो 6 चीज़ हैं हमारे अंदर, जितनी चीज़ें मतलब हमें ज़िंदा रहने के लिए जो जो क्रियाकलाप हमारे शरीर के अंदर हो रहा है उसको चलाने के लिए ये सारी चीज़ क्या है, आवश्यक है। जैसे अगर हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट एज ए ईंधन, मतलब ईंधन के रूप में क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, ऊर्जा के रूप में, फ्यूल के रूप में इसे यूज करते हैं। उसके बाद अगर प्रोटीन से हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं। शरीर में जितनी भी अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का मरम्मत करना हो, टूटी फूटी चीज़ों का मरम्मत करना है, तो हम क्या यूज होगा वहाँ पर, प्रोटीन यूज होता है। और जितनी भी भोजन हमारे आवश्यकता से ज़्यादा होती है उसे हम क्या करते हैं, लिपिड के रूप में, फैट के रूप में, यहाँ वसा लिख लो, वसा के रूप में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यानी वसा मेनली किस में वर्क करेगा, स्टोरेज में। ठीक है, ये स्टोरेज सब्सटेंस है, ये बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, बिल्डिंग ब्लॉक। हमारे शरीर को बनाने का, टूट फूट मरम्मत करने का काम प्रोटीन करेगा, स्टोरेज का काम वसा करेगा। विटामिन जितना होता है एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। हमारे शरीर में ढेर सारे रिएक्शन चल रहा है, उन्हीं रिएक्शन का परिणाम ही क्या होता है, जीवन होता है। तो उन सारी रिएक्शन को सही रूप से चलाने के लिए विटामिन आता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ये विटामिन हमारे शरीर में क्या, किस तरह यूज होता है, कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह। खनिज लवण, तो ये आयनिक बैलेंस बनाते हैं। जैसे हम लोग नमक वमक खाते हैं ना, तो वही क्या है, खनिज लवण। उसके बाद हम लोग जैसे आयरन हो गया, भाई हमें हीमोग्लोबिन में क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ठीक है, और ये आयरन हमको कहाँ से मिलेगा, हाँ, पत्ता गोभी से मिल जाएगा। जितनी हरी भरी सब्जी आप खाओगे उन सब से आपको क्या, खनिज लवण और विटामिन मिलते रहते हैं। जल हम लोग तो पीते ही हैं, ये भी एक प्रकार, ये किस तरह वर्क करेगा बताओ, सॉल्वेंट की तरह, हमारे शरीर में एक विलायक की तरह वर्क करेगा। तो आप समझो, हम ये कह रहे हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जिंदा हम कैसे हैं, हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे प्रोसेस चलते हैं, उन सारी प्रोसेस को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें
हम किसी पदार्थ से प्राप्त करेंगे। जिस पदार्थ से प्राप्त करेंगे उसे हम बोलेंगे पोषक तत्व। क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। ठीक है। और ये प्रोसेस मतलब प्राप्त करना पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाएगा। पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो मेनली 6 तत्व हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल होता है। कार्बोहाइड्रेट से हम ऊर्जा, अगर हमको ऊर्जा चाहिए तो हम किससे? अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट जनरली जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जितने मीठे पदार्थ होते हैं उनमें जनरली क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन हमें कहाँ से मिल जाएगा? जितने दाल वाले प्लांट होते हैं ना, हाँ। वसा हमें घी, दूध, दही, इन सारी चीज़ों से हमें वसा मिल जाएगा। विटामिन हमें हरी सब्जियों से मिल जाएगा। खनिज लवण की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, नमक वमक से जो भी हम खाते हैं यहाँ से मिल जाएगा। जल की अगर बात करेंगे तो सॉल्वेंट ऐसे भी लायक कितना यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट को आपको बता दें, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन। ये किस रेशियो में मिले होते हैं? 1:2:1, 1:2:1 के अनुपात में मिले होते हैं। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हम लिख देते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज, ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट। इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C यहाँ लिख देंगे M, यहाँ लिख देंगे H2O का होल N। ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन का हाइड्रेट ही क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। आप यहाँ देखोगे कार्बन कितना? 6। आप 6 का इसमें भाग दे दो, C6H12O6 में कितने का भाग दे दो? 6 का भाग दे दोगे, यहाँ कितना आएगा? 1, 6 दूना 12, 6 एकम 6। किस रेशियो में आए? 1:2:1, 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिले होते हैं और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन की तरह यूज होता है। किसकी तरह? ईंधन। यानी अगर हमको ऊर्जा चाहिए तो मेनली सबसे पहले हम किसको जलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मेनली बनता कहाँ पर है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है जनरली हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में आता है कहाँ से? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मेनली क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और फिर उसी कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? मतलब पहले ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को ये पॉलीमराइज करके स्टोर कर लेगा। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च। जैसे मान लो पेड़ पौधों में ज़्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो गया तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर देंगे। ऐसे हमारे यहाँ मतलब हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा लीवर क्या करता है? उसे किस रूप में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन के रूप में। और पेड़ पौधे किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। तो ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च, और स्टार्च तो प्लांट स्टार्च है ही है। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर प्रोटीन की हम बात करते हैं, किसका बात करें हम? प्रोटीन। तो प्रोटीन में होता है कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और फिर क्या होगा? नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का जो मोनोमर होता है जिससे मिलकर के वो बनता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन जिससे मिलकर के बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड बोलते हैं। मतलब अमीनो एसिड से मिलकर के ही वो क्या बनेगा? प्रोटीन। ढेर सारे हम अमीनो एसिड आपस में ऐसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है। टोटल हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 में से 10 हमारा शरीर खुद बनाता है और 10 हमको बाहर से लेना पड़ता है। 10 जो हमारा शरीर बनाता है वो अनावश्यक होता है, मतलब वो तो हमारे शरीर में बन ही रहा है, लेकिन जिसे हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है उसको हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड। याद करने का तरीका इसमें होता है VIP हाल में TT। क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे VIP हाल में TT। ठीक है। तो इसका नाम है जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड ये भी होगा थियामिन, जो भी हो एक। तो ऐसे ये 10 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आपको इसे याद नहीं करना, आप ऐसे समझो। तो समझ में आया? जो प्रोटीन होता है एज ए बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस होता है, मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं भी टूट फूट की मरम्मत करना होगा तो किसका यूज हम करेंगे? प्रोटीन का यूज करेंगे। ये हमारे शरीर को एक सुडौल बढ़िया आकृति प्रदान करवाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिले हुए होते हैं। इसका मोनोमर जो होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। इसका मोनोमर क्या होगा? अमीनो एसिड। मतलब ढेर सारे अमीनो एसिड को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। वसा की अगर बात करें तो वसा किस रूप में किस काम में आता है? भोजन को स्टोर करने के रूप में। अगर हमारे शरीर में भोजन की मात्रा अधिक होती है, मतलब जितना हमें यूज है उससे ज़्यादा हमारे पास भोजन है, तो हमारा शरीर क्या करेगा? उसे स्टोर कर लेगा। किस रूप में? वसा के रूप में स्टोर करेगा। किस रूप में स्टोर करेगा? वसा के रूप में वो क्या करेगा? उसे स्टोर कर लेगा। फैट जनरली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बनता है। किससे किससे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल।
ठीक है। यानी अगर हमें इसका अमीनो एसिड पूछा जाए, किसका, अरे वसा का अगर हमसे मोनोमर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मोनोमर। मोनोमर का मतलब किससे मिलकर के वो बनेगा, तो वसा किससे मिलकर के बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उच्च वसीय अम्ल और क्या, ग्लिसरॉल से मिल करके क्या बनेगा बताओ, वसा बनेगा। विटामिन्स को आपको हम बता दिए एक प्रकार का कोफैक्टर या फिर कैटालिस्ट की तरह हमारे शरीर में क्या होगा, यूज होगा, ठीक। अभी बता देंगे जो विटामिन्स होते हैं दो तरीके के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक, सब अभी हम बता रहे हैं। खनिज लवण की बात करेंगे तो हम खनिज लवण के रूप में जैसे Na+ ले सकते हैं, Cl- ले सकते हैं, Ca2+, कैल्शियम भी हमारे लिए आवश्यक ही है, Mg2+ भी हमें मिल जाएगा हरी पत्तियों से, ठीक है। उसके बाद हम Fe2+ भी आसानी से यूज कर सकते हैं, कार्बोनेट भी हमको चाहिए, ठीक, एंड बाइकार्बोनेट भी हमको क्या चाहिए ही है। और ये जो जल है ये क्या है, एक प्रकार का सॉल्वेंट, मतलब जितना भी चीज़ हम खाते हैं वो विलायक की तरह उसमें मिलाता है, विलायक एज ए सॉल्वेंट के रूप में क्या होता है, यूज होता है। तो समझ में आया, ये सारी चीज़ क्या कहलाए, पोषक तत्व कहलाए, क्या कहलाए, पोषक तत्व कहलाएं। और पोषक तत्व मिलने कितने हैं, 6 है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एज ए ऊर्जा के रूप में हम यूज करते हैं, किस रूप में, ऊर्जा, मतलब ईंधन सब्सटेंस के रूप में। जब भी हमें ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे। कार्बोहाइड्रेट जनरली कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, जिसमें जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, 1:2:1 के रेशियो में। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली बनता कहाँ पर है, पेड़ पौधों में बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है, और वो स्टोर होता किस रूप में, स्टार्च के रूप में। हमारे यहाँ अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग भी स्टोर करेंगे किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, क्या बोलेंगे, एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन कैसा है, बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस है, टूटी फूटी चीज़ों का क्या करता है, मरम्मत करवाता है। किससे मिलकर के बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के ये बनेगा। इसका मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड। अच्छा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होगा, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होगा, ग्लूकोज। जब 1 से 2 अमीनो एसिड, 1 से 2 ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं तो पहले तो ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है। 2 से 10 अगर ग्लूकोज मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, क्या बोलते हैं हम, ओलिगोसैकेराइड। अब ऐसे जब ढेर सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीसैकेराइड में हमारे पास क्या क्या आता है, सुक्रोज आता है, सेलुलोज आता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। सुक्रोज क्या है, मंड या फिर वही शुगर ही है, शर्करा जिसको आप बोलते हो। सेलुलोज भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन को, आपको बताएं प्रोटीन का जो मोनोमर होता है अमीनो एसिड होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर के बना रहेगा। वसा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से मिलकर के बनेगा। भोजन या जो भी एक्स्ट्रा भोजन होगा उसे स्टोर करेंगे हम किस रूप में, वसा के रूप में। विटामिन्स कैटालिस्ट या फिर कोफैक्टर के रूप में ही यूज किया जाता है। खनिज लवण हमारे शरीर में आयन बैलेंस को या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प होते हैं। जल एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा क्या, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, और पोषक तत्व के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे क्या पोषण की विधियाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट एलिमेंट पढ़ा। पोषण की विधियाँ मतलब इनको हम कैसे खाएंगे। हाँ, अभी तो हम ये जान पाए कि इन चीज़ों को हमको क्या है, खाना है, लेकिन अब इसे कैसे खाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, सिंपल सा यहाँ बहुत शॉर्ट में आपको हम बताएंगे, देखो आसानी से कैसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ रहे हो, पोषण की विधियाँ, ठीक है। पोषण की विधियाँ का मतलब क्या, कि कैसे हम भोजन को क्या करेंगे, खाएंगे। हमारे पास मतलब अभी हम ये जान पाए हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें खाना है, लेकिन अब हम ये जानने जा रहे हैं कि हमें उसको कैसे खाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जनरली ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का, मतलब हम भोजन को 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला पोषण की विधियाँ, ये एक ऐसा हो सकता है कि हम भोजन को खुद बनाएं, हम भोजन को क्या करें, खुद बनाएं, और दूसरा हम बना बनाए भोजन को खाएं। यदि हम भोजन को खुद बना रहे हैं उसी पोषक तत्व को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, भोजन बोल देते हैं। यदि हम भोजन को खुद बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, स्वापोषी। क्या होगा, स्वापोषी हो जाएगा। और यदि हम बना बनाया भोजन करेंगे परपोषी होगा। वो कैसा होगा, परपोषी। अच्छा, इसी परपोषी को हम लोग बोल देते हैं हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोल देते हैं हम,
हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, परपोषी या फिर स्वपोषी। अच्छा, ये हम कहे हैं कि भोजन को हम या तो बना करके खाएं या तो बना बनाया खाएं। बना करके खाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी। अब बात यह आता कि भैया अगर आप भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। अगर आप ऊर्जा भोजन बनाने में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, किसका प्रयोग कर रहे हो, प्रकाश ऊर्जा को, तो उस प्रकार के संश्लेषण को हम बोलते हैं फोटो संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। और अगर हम रसायन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रसायन संश्लेषी या फिर कीमोसिंथेसिस। हमने क्या कहा, भोजन यदि हम खुद बना रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना। यदि हम सूर्य के प्रकाश को एज ए ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं तो उस प्रकार के संश्लेषण को, जिसमें सूर्य का प्रकाश यूज होगा, उसको हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस ना। क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, भोजन बनाने की वह विधि जिसमें सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट का यूज हुआ। दूसरा हमारे पास आता है रसायन संश्लेषी। क्या आएगा, रसायन संश्लेषी ना, रसायन संश्लेषी हमारे पास होगा। रसायन संश्लेषी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी ऊर्जा हमने प्रयोग किया था, प्रकाश ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अच्छा, रसायन संश्लेषी को हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्रकाश ऊर्जा का यहाँ प्रयोग हुआ है, और यहाँ कौन सी ऊर्जा प्रयोग होगी, रासायनिक ऊर्जा। कैसे ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक, रासायनिक। प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करने वाले जितने जीव उसमें जनरली आता पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। कौन आएंगे बताओ, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और ऐसा करने के लिए इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होगा, क्लोरोफिल। ऐसे ये लोग रासायनिक ऊर्जा प्रयोग करते हैं, और रासायनिक ऊर्जा के लिए किसको किसको ये प्रयोग कर सकते हैं, H2S या फिर NH3। अगर H2S प्रयोग किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं हम जनरली, सल्फर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही होती है जो क्या करती है, बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। और नाइट्रोबैक्टर, क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रोबैक्टर। ये अपना भोजन किससे लेगा, किसी रसायन से ले। समझ में आया। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियों में यदि हम पोषण स्वयं कर रहे हैं, बना के खा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी। अगर हम दूसरे पे निर्भर हैं तो परपोषी, मतलब बना बनाए भोजन तैयार कर रहे हैं। स्वपोषी में भी अगर प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है तो प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है तो रासायनिक ऊर्जा, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में कौन होंगे, हरे पेड़ पौधे, सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर। परपोषी जनरली 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का, 3 तरीके का ये होता है। सबसे पहला यहाँ पर हमको मिलेगा मृतोपजीवी। क्या मिलेगा बताओ, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या फिर इसी को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफिटिक। मतलब ये अपना भोजन डेड एंड डीके मैटर किससे प्राप्त करेगा, डेड एंड डीके मतलब सड़े गले पदार्थों से। किससे, सड़े गले पदार्थ से। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, सड़े गले पदार्थ। दूसरा आता है परजीवी। क्या आएगा, परजीवी। परजीवी को हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलेंगे हम, पैरासाइट। ये दूसरे एनिमल के ऊपर, दूसरे जीव के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, परजीवी। तीसरा यहाँ पर जो बनता है, तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संभोजी। क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संभोजी। या फिर इसी को हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं, होलोजोइक। ये जो होलोजोइक होता है, पूर्ण संभोजी या फिर होलोजोइक, ये भोजन को निगल करके खाएगा। भोजन को कैसे खाएगा, निगल करके खाएगा। ये कैसे खाता था, सक करके। परजीवी मतलब जैसे कि ये दूसरे जीव पर रहेगा और बना बनाए भोजन को क्या करता रहेगा, सक करता रहेगा।
ठीक है। जैसे लाइज हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जू होते हैं, जू क्या करते हैं, बना बनाया भोजन को वहाँ से ब्लड को सक किया करते हैं ना, उसमें जो भोजन होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या मृतोपजीवी क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पूर्ण संभोजी जो भोजन को क्या करेगा, निगल करके। अब पूर्ण संभोजी भी 3 तरीके का, कितने तरीके का, 3 तरीके का। सबसे पहला हमारे पास आता है शाकाहारी। क्या होगा, शाकाहारी, यानी भोजन के रूप में वो किसको खा रहा है, केवल हरे पेड़ पौधों को ना, शाकाहारी। दूसरा शाकाहारी को ही हम बोल क्या बताओ, हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोरस। शाकाहारी होता है, फिर क्या होता है, मांसाहारी। क्या होगा, मांसाहारी। और एक होगा हमारे पास सर्वाहारी, इसको हम बोलेंगे कार्निवोरस, इसको हम बोलेंगे ओमनीवोरस। पूर्ण संभोजी जनरली 3 तरीके का। सबसे पहला शाकाहारी, शाकाहारी मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, हाँ परजीवी में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे जीव पे रह करके अपने भोजन प्राप्त करेगा ना। रप्ताहारी, हाँ नहीं, उसको जो क्या खून पीता है उसको हम सैंगिवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सैंगिवोरस। हाँ सैंगिवोरस, वोरस का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा, ब्लड को क्या करेगा, सक करता है। ऐसे कैप्रोफिलस होते हैं। कैप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस का मतलब ये होता है कि वो लोग अपनी लैट्रिन को खुद खाते हैं, जैसे खरगोश होता है, वो पाचन नहीं हो पाता उसका, एक बार निकालेगा फिर से उसे खाता है, कैप्रोफिलस। हाँ उसको खरगोश होता है ऐसा कैप्रोफिलस, ठीक है। ऐसे होते हैं बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनका पाचन एक बार नहीं होता, वो एक बार निकालेंगे फिर उसको खाएंगे फिर खाएंगे। जैसे सुअर, पिग भी ऐसा ही होता है, अपने मल को फिर से खाते हैं वो, फिर पचाते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला हमारे पास स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या होगा, परपोषी। स्वपोषी आपको बता ही रही है, वो कैसा अपना भोजन स्वयं बनाएगा। बनाने के तरीका, अगर वो प्रकाश ऊर्जा प्रयोग कर रहा है तो प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक ऊर्जा प्रयोग कर रहा है रसायन संश्लेषी। परपोषी में परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। मृतोपजीवी, परजीवी या फिर पूर्ण संभोजी तरीके का हो सकता है। मृतोपजीवी अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करे, परजीवी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके, ये भी एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट 2 तरीके का हो सकता है। बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी, जो बाहर ऊपर रह करके भोजन प्राप्त करे, जो अंदर रह करके भोजन प्राप्त करे। जैसे जूं, ये क्या है, एक्टोपैरासाइट। और एस्कैरिस जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है। पूर्ण संभोजी की बात करें अगर हम, होलोजोइक का मतलब जब भोजन क्या करेगा, निगल करके खाएगा। ये क्या 3 तरीके का। सबसे पहला हमारे पास क्या है, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, मांसाहारी ओमनीवोरस, कार्निवोरस। उसके बाद सर्वाहारी का क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हम क्या क्या जान चुके हैं, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट के बाद फिर हम क्या देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद अब हम ये आपको विटामिन बता देते हैं, ठीक है, विटामिन है उसमें, तो जनरली अगर आप जाने रहोगे तो सही रहेगा। उसके बाद फिर हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, डाइजेशन। एक बार हम किस में पढ़ेंगे, हाँ ह्यूमन में ही, ह्यूमन डाइजेशन ह्यूमन में ही पढ़ेंगे। अच्छा ये नहीं है, चलो ठीक। तो पहले विटामिन के बारे में बता देते हैं। विटामिन को आपको हम बता दिए, विटामिन क्या होते हैं, एक प्रकार के कोफैक्टर या फिर कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट की तरह हमारे किसमें, जैविक क्रियाओं में यूज होते हैं ना। अब अगर आपको बताएं, विटामिन जो होते हैं ये 2 तरीके का। सबसे पहला हमारे पास जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में। इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी कमी से रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है, रोग, जिसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज ना। हाँ, इसकी कमी से क्या हो जाता है, ढेर सारे रोग होते हैं। अगर बात करें हम विटामिन, तो विटामिन कितने तरीके का बताओ, विटामिन्स जनरली कितने तरीके के, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक, जल में घुलनशील विटामिन्स, सॉल्वर इन वाटर ना। उसके बाद होगा वसा में घुलनशील विटामिन। क्या होगा, वसा में घुलनशील
विटामिन, ये सब पढ़े हो ना आप लोग? हाँ, इसीलिए केवल रिवाइज करा रहे हैं। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन फैट, ठीक। इसमें आएगा सबसे जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील हमारे पास आता है कीड़ा। क्या? हाँ, कीड़ा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसी को, एडी के भी आप बोल सकते हो, या कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो वसा में घुलनशील कीड़ा और जल में घुलनशील बी सी। ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होगा? बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी के कई क्या होते हैं, पार्ट हो सकते हैं। हाँ, ढेर सारे विटामिनों का मिला हुआ एक, हाँ, B12 तक, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आएगा विटामिन B1। क्या आएगा? विटामिन B1, और इसे थोड़ा ऊपर करके लिखे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसे बी, और यहीं लिख दे रहे हैं, बी होगा और सी होगा। तो सबसे पहला हमारे पास आता है विटामिन B1, दूसरा आएगा विटामिन B2, तीसरा विटामिन B3, चौथा विटामिन B5 एंड विटामिन B6 एंड विटामिन B, और नीचे लिख दे रहे हैं विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12 एंड विटामिन क्या? C। B1, B2, B3 एंड B5, B6, B12 और B6। विटामिन B1 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, नहीं थियामिन। क्या होगा? थियामिन, हाँ थायमिन, थियामिन, थायमिन। विटामिन B2 का नाम होगा राइबोफ्लेविन। क्या नाम होगा? राइबोफ्लेविन। B9 कहाँ होता है? लिखा? B9 हम नहीं देखेंगे, नहीं। चलो अभी बता देना अगर होगा तो, वैसे मिलता नहीं है जनरली। कहाँ पर है? अच्छा, फॉलिक एसिड उसी को बोला जाता है, विटामिन B9 को, ठीक। या लाल रुधिराणु के वृद्धि और परिपक्वन में क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। चलो चलो लिख देते हैं, तब क्या करना है, यहीं पे लिख देते हैं हम। क्या? विटामिन B9, और इसी को हम क्या बोलेंगे अभी बता दे रहे हैं। और फिर क्या होगा? विटामिन B12 एंड विटामिन B6, विटामिन C, ठीक है। विटामिन B1 का नाम थियामिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक एसिड। हाँ, विटामिन B3 का निकोटेनिक एसिड, निकोटिनिक या फिर नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक, विटामिन B5 का नाम क्या होगा? पेंटा। ये कई जगह कंफ्यूजन हम भी देखें, कई जगह ये गलत दिए हैं, ठीक है। कहाँ पर बताओ हमको? B3 ना, नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। और विटामिन B5 का नहीं दिया, तो छोड़ो, जो हम लिखवा रहे उससे समझो। विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5 का नाम निकोटिनिक एसिड, ठीक है। इसे देख लेना, वैसे पेंटोथेनिक एसिड ही होगा इसका, और इसका नाम क्या होगा? निकोटिनिक एसिड। हमें भी लगता है, बट ये आपने क्या दिया विटामिन B3 का नाम? निकोटिनिक एसिड। थियामिन, विटामिन B1 का नाम थियामिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नाम नियासिन, विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। सही कर लो इसे, नियासिन लिख लो, ठीक। देखो पहले, देखो जल्दी से, देख रहे हो क्या आता है? विटामिन B3,
देखो ठीक है, देखो विटामिन B5 का नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम होगा? पेंटोथेनिक एसिड। एंड B3 का नाम हो जाएगा निकोटेनिक एसिड, या नियासिन भी बोलते हैं, निकोटेनिक एसिड। ठीक है। विटामिन B6 का नाम हो जाएगा प्रोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, पायरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B9 का नाम हो जाएगा फोलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोवैलामिन, साइनोकोवैलामिन। एंड विटामिन B6 का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। थियामिन, राइबोफ्लाविन, निकोटेनिक, पेंटोथेनिक, प्रोडॉक्सिन, फोलिक एसिड, साइनोकोवैलामिन, एस्कॉर्बिक। देखोगे आप विटामिन B1 थियामिन की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होगा? हाँ, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग में तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, वीकनेस ऑफ नर्वस सिस्टम, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। राइबोफ्लाविन की अगर हम बात करें, ठीक, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 की कमी से होगा किलोसिस। कौन सी बीमारी? किलोसिस। किलोसिस में होठ फट जाते हैं, बगल से होठ क्या हो जाएगा? फट जाएगा। विटामिन B3 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस। कौन सा रोग होगा? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस चर्म रोग जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? चर्म रोग। विटामिन B5 की कमी से होता है पेलाग्रा, इसमें जीभ पर पपड़ी जम जाएगा। ठीक है। प्रोडॉक्सिन की कमी से होती एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया, या फिर इसी को हम बोलते हैं रुधिर छीड़ता, रुधिर अल्पता, मतलब किसकी कमी? रुधिर की कमी। हाँ, B9 की कमी, B9 कमी का ये किस में हेल्प होता है? मैचुरेशन ऑफ, किसमें? RBC। RBC के किस में? मैचुरेशन में, मतलब RBC के परिपक्वन में। कौन सा? मैक्रो की माइक्रो? मैक्रो, MA। ठीक, माइक्रोसाइटिक मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, ब्लड सही से, जो ब्लड का साइज होता है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसको क्या? मैचुरेशन ऑफ क्या? RBC। जनरली ऐसे आप समझ लो कि RBC के परिपक्वन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। कौन? फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड जनरली उनको मिलेगा कहाँ से? जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उनमें जनरली क्या होता है? फोलिक एसिड। दाल जितनी होती हैं उसमें भी मिलते ही हैं। साइनोकोवैलामिन की अगर बात करेंगे, इससे होता है परनीशियस एनीमिया। क्या होता है? परनीशियस एनीमिया। देखो इसमें क्या लिखा आप लोगों में? परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया। ठीक है। उसके बाद विटामिन C जो होगा, इससे क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग। क्या बोलेंगे हम? हाँ, स्कर्वी। अच्छा, स्कर्वी में होता क्या? मसूड़ों से खून आ जाता है ना। ठीक है। तो विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B2 किलोसिस, विटामिन B3 डर्मेटाइटिस। विटामिन B1 का नाम क्या था? थियामिन। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। किसको बोलते हैं हम? जिसमें तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा। हाँ, बेरी बेरी, बहुत बहुत। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम राइबोफ्लाविन। कौन सी बीमारी? किलोसिस, होंठ का फटना, होंठ, हाँ, कॉर्निया में सूजन, हाँ ये भी हो सकता है। विटामिन B3 जैसे कई रोग हो जाएगा, जनरली जो होता है वो। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, डर्मेटाइटिस, चर्म रोग। विटामिन B5 पेंटोथेनिक, पेलाग्रा, जीभ का फटना, क्या दिया है? जीभ पर पपड़ी जमना। विटामिन B6 प्रोडॉक्सिन, एनीमिया। विटामिन 9 फोलिक एसिड, मैचुरेशन ऑफ RBC, या फिर इसी को मैक्रोसाइटिक क्या? एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोवैलामिन, क्या बोलेंगे हम? साइनोकोवैलामिन, परनीशियस एनीमिया, बहुत अधिक रुधिर की कमी हो जाना, एनीमिया कमी होना, परनीशियस एनीमिया बहुत ही अधिक, एकदम लिमिटिंग कंडीशन। विटामिन B से एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर स्कर्वी रोग जिसमें मसूड़ों से होना। कीड़ा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा विटामिन A। क्या लिखेंगे हम? विटामिन A। फिर लिखेंगे हम विटामिन AD, एंड फिर विटामिन AD, E एंड विटामिन K।
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कितने विटामिन? 4। सबसे पहले का नाम होगा रेटिनॉल। क्या नाम होगा बताओ? हाँ, रेटिनॉल होगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होगा बताओ? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के नैप्थोक्विनोन। क्या नाम होगा? नैप्थोक्विनोन। हाँ, नैप्थोक्विनोन। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल जो भी हो, नैप्थोक्विनोन। हाँ, विटामिन ए, रेटिनॉल, इसकी कमी से क्या होगा? रत्नौंधी। क्या होगा? रत्नौंधी हो जाएगा। हाँ, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। कौन सा रोग? हाँ, रिकेट्स, सूखा रोग, रिकेट्स। टेकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, जनरली। नैप्थोक्विनोन, विटामिन के, हेमोरेज। हाँ, खून का थक्का नहीं जमेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड का। तो ऐसे हम देखें विटामिन दो तरीके का। सबसे पहला हमारे पास जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन? बी और सी। बी को हम क्या बोल लेते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 6, 9, 12 एंड 6। B1 का रासायनिक नाम थायमिन, रोग बेरीबेरी। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, रोग किलोसिस। विटामिन B3 का निकोटिनिक या फिर नियासिन भी बोलते हैं हम लोग, डर्मेटाइटिस। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेलाग्रा। विटामिन B6 प्रोडॉक्सिन, एनीमिया। विटामिन B9 फोलिक एसिड या फिर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोवैलामिन। क्या बोलेंगे हम? साइनोकोवैलामिन। हाँ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग। इसी प्रकार विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होगा। क्या क्या बताओ? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए रेटिनॉल जिसमें रत्नौंधी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग, विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, विटामिन के नैप्थोक्विनोन, हेमोरेज। ठीक है, इतना समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ लिए? पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण की विधियाँ क्या होती हैं। ठीक है, पोषण की विधियाँ हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे? अब पढ़ने जा रहे हैं हम स्टेप। बाल का झड़ना इससे भी हो। हाँ, विटामिन B6 नहीं, विटामिन H आता है। विटामिन H एक होता है, विटामिन H नहीं। हाँ, इस ये भी यूज होता है, लोग यूज करते हैं स्किन पे भी और हेयर पे भी। हाँ, हाँ, सपना अब ये नहीं। H बायोटिन करके एक आता है, H बायोटिन मतलब विटामिन H, और उसका नाम बायोटिन होता है, और वो जनरली हेयर फॉल में इन्वॉल्व होता है उसकी कमी से। सुनो, पोषण की विधियों में उसके बाद फिर क्या होता है? जैसे जब हम भोजन करेंगे तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप का हम नाम जानते हैं। ठीक है, जब हम भोजन खाएंगे, भोजन के पाचन में हाँ कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारे पास, सबसे पहले होगा इंजेशन, अंतर्ग्रहण होगा। क्या होगा? अंतर्ग्रहण। ठीक, सबसे पहला क्या होगा? अंतर्ग्रहण ना, अंतर्ग्रहण, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? इंजेशन। दूसरा जो होता है हमारे पास डाइजेशन। क्या होगा? पाचन। इसी को क्या बोलते हैं हम? डाइजेशन। तीसरा जो मिलता है पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। ये दिया आप लोगों में? नहीं दिया है तो समझो इसको। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। फोर्थ हमारे पास आएगा, अवशोषण के बाद आता है, हाँ अवशोषण के बाद क्या आएगा? स्वांगीकरण। क्या होता है? हाँ, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब भोजन अब कहाँ पहुँच गया? कोशिका के पास।
जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको इंजेशन, और जब भोजन कोशिका के पास पहुंचती है, कोशिका जब भोजन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, एसिमुलेशन। क्या बोलेंगे हम, एसिमुलेशन, एसिमुलेशन, एसिमुलेशन। फिफ्थ हमारे पास आता है इजेशन, बहिक्षेपण। क्या होगा बताओ, हाँ, बहिक्षेपण। इजेशन क्या बोलते हैं हम इसको, टोटल कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। हम लोग भोजन खाने से भोजन निकालने तक का पूरा प्रोसेस 5 स्टेप। अंतर्ग्रहण, भोजन को खाना, इंजेशन। कुछ लोग हाथ से खाते हैं, कुछ डायरेक्ट माउथ से खाते हैं ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब डायरेक्ट माउथ से। हम लोग किससे, हमारे पास हाथ होता है, हाथ से हम लोग खाते हैं। पाचन, डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन, उसको पचाना, हमको यही पढ़ना है, डाइजेशन। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, फिर अवशोषण भी हम लोग पढ़ेंगे। स्वांगीकरण, एसिमुलेशन भी पढ़ेंगे। बहिक्षेपण, इजेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। जनरली ये कहाँ पढ़ लेते हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एसिमुलेशन रेस्पिरेटरी में पढ़ लेंगे, अवशोषण यहीं पढ़ेंगे, पाचन यहीं पढ़ेंगे। अंतर्ग्रहण तो आपको बता दिए, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को शरीर तक ले जाना, माउथ तक ले जाना ना। अब इसकी कई विधियाँ हैं ना, डायरेक्ट आप या तो सूंघ करके ले जाओ या तो डायरेक्ट माउथ से खाओ, या फिर हाथ से खाओ किसी मीडियम से, ठीक। तो ये स्टेप था। अब हम लोग, ये समझ में आया, तो भोजन जब हम खाते हैं तो कितने स्टेप होते हैं उसके, 5 स्टेप होते हैं ना। सबसे पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा इजेशन यानी बहिक्षेपण, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पाचन। क्या पढ़ेंगे हम, पाचन तंत्र, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ना है, बट इसके पहले इतनी चीज़ें आपको जानना जरूरी था। अब आप समझ पाओगे कि कैसे हम उसको समझें, पढ़ें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जनरली देखा जाए, ठीक, इसको पढ़ने के लिए हम इसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं। कितने भागों में, 2। एक तो हम बनाते हैं इसका क्या, एलिमेंट्री कैनाल। क्या हम देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल, क्या होगा, आहार नाल, ठीक है। दूसरा होता हमारे पास, आहार नाल के बाद यहाँ आएगा एसोसिएटिव ग्लैंड, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड लिख दे रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आएगा पाचक ग्रंथियाँ। क्या आएगा, पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। क्या हुआ, आहार नाल की अगर बात करें तो ये शुरू कहाँ से होता, माउथ से। कहाँ से शुरू होगा बताओ, माउथ मतलब, हाँ, मुख से। चलो मुंह लिख दे रहे हैं हम भी, मुंह। माउथ के बाद फायरिंग्स आएगा। क्या आएगा, फायरिंग्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी ना। क्या बोलेंगे, ग्रसनी। फायरिंग्स के बाद आता ओइसोफेगस। क्या आएगा, ओइसोफेगस को हम लोग बोलेंगे ग्रासनाल, ग्रासनली। चलो क्या बोलेंगे हम, ग्रासनली। ओइसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। हाँ, स्टमक में क्या होगा बताओ, इसी को क्या बोलेंगे हम, पेट, अमाशय, पेट नहीं, क्या बोलेंगे हम। स्टमक के बाद ये तिरछा जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, चलो यहाँ लिख दें। क्या आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन ना। चलो रहा, उतना तो समझ जाओगे, हाँ ठीक। सबसे पहले क्या होगा, माउथ ना, माउथ मतलब मुंह, उतना समझ जाएंगे ना। माउथ, मुंह, फायरिंग्स ग्रसनी, ओइसोफेगस ग्रासनली, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बात क्या, एनस आ जाएगा, गुदा द्वार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा पार्ट होगा ये आहार नाल में कहाँ जाएगा,
आहार नाल में मतलब भोजन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरा पास आउट करेगा और कहीं नहीं जाएगा। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहला हमको पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड। कैसी ग्लैंड? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा ना, सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? लार ग्रंथियाँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड, चलो ठीक है। जठर ग्रंथि ना, हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीवर ना, क्या बोलते हैं इसको? यकृत, जिगर जिसको बोलते हैं ना। पैनक्रियाज होगा, अग्नाशय इसको बोलते हैं, अग्न्याशय। और कुछ? बस 4 ग्लैंड है। कौन कौन? लार ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ना, पेनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं। तो 4, जैसे पेनक्रियाज बोलेंगे हम लोग ना, तो 4 क्या पढ़ना है हमको? ग्लैंड पढ़ना है। उसके बाद आहार नाल पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आहार नाल। उसके बाद इन ग्लैंड को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, भोजन कैसे एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वही कार्य की ना, उसका पाचन की कार्य की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आहार नाल ना। आहार नाल की अगर हम बात करें तो देखो, ये शुरू कहाँ से हुआ था? माउथ से। खत्म कहाँ हुआ था? एनस पे। ठीक, देखो अगर हम बनाएं इसको, चलो ऐसे बना दे रहे हैं, लेकिन छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, क्या हुआ वो? सुनो, सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माउथ ना, ये माउथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? फायरिंग्स हो जाएगा। फायरिंग्स मीन्स ग्रसनी, पढ़ के आए ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओइसोफेगस। ये क्या हो जाएगा? स्टमक। ये क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम। और सुनो, पार्ट अगर हम लिख दें, सुनो, हाँ है ड्यूडेनम, फिर से बता दें। हाँ ठीक है, बता रहे हैं बाबू, देखो, अरे यार, जैसे ये स्टमक है, ये हमें पता है ना, ये क्या है? स्टमक। अभी सब बताएंगे, तुम परेशान ना रहो। स्टमक है, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फंडिक। कौन सा पोर्शन बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं। ये वाला पोर्शन हमारे पास, इसकी बॉडी होती है। क्या होता है? बॉडी।
और ये वाला पोर्शन इसका पाइलोरिक रीजन होता है। कौन सा रीजन? पाइलोरिक रीजन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता, बट सुनो, ये वाला पोर्शन कार्डियक रीजन। कैसा होगा? कार्डियक, हृदय के पास वाला, क्योंकि यहीं हार्ट रहेगा यहीं, ठीक है, कार्डियक। अब सुनो, जैसे मान लो ये माउथ हो गया, ठीक, माउथ से भोजन जाएगा कहाँ पर? ग्रसनी के पास, ग्रसनी, ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल, यहाँ से यहाँ आएगा ना भोजन। अब मान लो भोजन आप खूब पेट भर के खा लिए ना, और थोड़ा सा ऐसे झुके तो भोजन सारा बाहर ना, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए यहाँ एक वाल्व लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वाल्व, जो यूनिडायरेक्शनल होता है, भोजन को केवल और केवल अंदर की तरफ जाने देता, बाहर नहीं आने देता। ये जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। क्या बोलते हैं हम? गैस्ट्रो। देखो, गैस्ट्रो मतलब स्टमक हमारा, ओइसोफेजियल का मतलब ये है ओइसोफेगस, इन दोनों के बीच का वाल्व, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। समझ रहे हो ना क्यों कहा गया? नाम हम क्या बोल रहे हैं इसको? गैस्ट्रोइसोफेजियल क्या? वाल्व। तो कौन सा वाल्व होगा? गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। एक वाल्व यहाँ भी होता है, जो भोजन यहाँ आता है अगर बिना पचे यहाँ चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब बिना इसके ऊपर कुछ एसिड वैसिड जो भी यहाँ क्रियाकलाप होता है वो ना हो, भोजन तुरंत आगे चला जाए तो दिक्कत होगा। इसलिए इसको भी गार्ड किया जाता है एक वाल्व के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं हम? स्फिंक्टर में वाल्व भी होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये क्या करेगा? इसको भोजन जो आएगा उसको यहाँ क्या करेगा? रोकेगा, गार्ड करेगा ना, ताकि भोजन यहाँ ना जाए। तो पहले स्टमक के बारे में हम देख लिए। यहाँ पे क्या क्या था? गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व, फंडिक, बॉडी और कार्डियक रीजन, और फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो होता है इसको ग्रहिणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहिणी। आपको हम बता दें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जनरली जानते हो 3 पोर्शन होते हैं। कितने? 3। सबसे पहला डियोडेनम, उसके बाद जेजनम, फिर इलियम। क्या होगा बताओ? डियोडेनम, इसी को बोलते हैं ग्रहिणी। क्या बोलेंगे हम? ग्रहिणी। फिर बोलते हैं जेजनम, जेजनम, जेजनम मध्यांत्र बोलते हैं इसको। और इलियम क्या होगा? इलियम शेषांत्र ना, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत्र। अच्छा, ग्रहिणी होगा। जेजनम को हम क्या बोलेंगे बताओ देख करके? मध्यांत्र। और इसको क्या बोलेंगे? क्षुद्रांत्र। हाँ समझ गए हम, छोटी आंत्र। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन कौन कौन? डियोडेनम, जेजनम और इलियम। नीट का क्वेश्चन ये आया था, हाईली क्वाइल्ड, सबसे ज़्यादा क्वाइलिंग कौन क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है, कुंडलित, टेढ़ा एकदम ऐठा ऐठा, कौन होगा? इलियम। कौन? इलियम। तो ये होगा हाईली क्वाइल्ड। ये कैसा होगा जेजनम? ये लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग होता है, ठीक। हाईली क्वाइल्ड ये होता है। और डियोडेनम क्या होगा? ये देखो सी के आकार का। किसके आकार का? सी। सी के आकार को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रहिणी या फिर डियोडेनम ना। और जानते हैं जहाँ डियोडेनम है ना, यहीं पे क्या रहेगा? पेनक्रियाज रहेगा। यहीं पे कौन रहेगा? हाँ, जो ये कर्व नहीं बना, कर्व, इसी के बीच में पेनक्रियाज होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? जेजनम आ जाएगा और फिर इलियम हो जाएगा। ये जो है ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके भी पोर्शन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन ना। कितने? 3। सबसे पहला हमारे पास होगा, देखो ये हमारे पास क्या? कोलन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें होगा सीकम, कोलन, रेक्टम। यहाँ एक पोर्शन होगा सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम होगा, हाँ, कोलन होगा और रेक्टम। जो कोलन होता है इसके फिर 3 होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। कोलन के कितना?
नहीं दिया तो बता। असेंडिंग होगा, हाँ रहने दो, ट्रांसवर्स होगा एंड डिसेंडिंग होगा। अब क्या करें यार, कहाँ लिखें फिर, वो सब सुनाई देगा वो। असेंडिंग का मतलब सुनो, ये हमारे पास क्या हो गया, सीकम, नहीं जहाँ ये खुलता है इलियोसिकल वाल्व यहाँ होता है, यहाँ ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ये क्या है, ये जो बड़ा हुआ है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मीन्स होता है, जैसे आप लोग सुने हो ना, अपेंडिसाइटिस हो गया उनको, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाए हैं, सुने कभी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाएं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन यहाँ पेट में अपेंडिक्स का होता है। ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशोषी अंग है। पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो सेलुलोज युक्त भोजन मतलब बिना पकाए खाते थे, ठीक है, बिना पकाए भोजन को क्या कर लेते थे, खा लेते थे। तो उसमें अब पत्ता वत्ता आप खाओगे तो पत्ते, वो प्लांट है, और प्लांट की सेल वाले किसकी, सेलुलोज की। तो सेलुलोज को पचाने के लिए यहाँ छोटे छोटे क्या रहते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया कुछ यहाँ रहते थे, या फिर यहीं से एंजाइम निकलता था सेलुलेज, जो कि सेलुलोज को क्या करता था, पचाता था। लेकिन बाद में जब हम लोग अपने आप को इवाल्व कर लिए, ठीक, हम भोजन को पका कर खाने लगे, तो सेलुलोज को पहले हम छील देते, जैसे आलू खाते तो आलू को छील करके खाते हैं, कोई फल हम खाते तो क्या करेंगे, उसको छील करके खाते हैं, तो ताकि सेलुलोज अंदर ना जाए। तो मतलब अब अंदर सेलुलोज नहीं पहुँच रहा, और सेलुलोज नहीं पहुँचेगा तो यहाँ जो सेलुलेज निकलता था जो उसको पचाता था वो भी नहीं निकलेगा ना। पहले सेलुलोज आता था तो यहाँ सेलुलेज बनता था और वो उसको क्या करता था, पचाता था। लेकिन अब वहाँ क्या हो गया, सेलुलोज जाता ही नहीं। जैसे आपके घर में एक कमरा पहले था लास्ट वाला, जिसको पीछे वाला कमरा बोलते हो, पहले लोग वहाँ रहते थे, बढ़िया सफाई वफाई होती थी। अब मान लो वहाँ कोई नहीं जा रहा, पूरा गंदा पंदा पड़ा रहेगा ना, जाला वाला लगा रहेगा, क्योंकि अब उसका यूज नहीं हो रहा। तो ऐसे ही क्या है, जब यहाँ पर क्या हुआ, भोजन पहले आता था तो ये यूज होता था, ठीक है, लेकिन अब वहाँ यूज होता ही नहीं है। तो यूज नहीं होगा तो कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये मोटा हो जाएगा, बहुत तेज़ मतलब क्रोनिक पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होती है। फिर इसका कुछ भी यूज नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब भोजन को पका करके हम खाते हैं तो इसका यूज ही नहीं है। तो जब ये इसमें कभी इन्फेक्शन हो जाता है, लोग इसको काट करके निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। और जब ये स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं हम, अपेंडिसाइटिस। कहीं भी अगर बायोलॉजी में आइटिस शब्द जुड़ा, समझ लेना स्वेलिंग है, सूजन हुआ, इन्फेक्शन हुआ वहाँ पर। तो ये क्या, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर ये वाला जो रीजन होगा ना, इसको बोलेंगे सीकम। क्या बोलेंगे हम, सीकम। और यहाँ भी एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, क्योंकि ये इलियम है, ये सीकम है, इसके बीच इलियोसिकल, हाँ इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल क्या, वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। ये हमारे पास कोलन है, ये क्या है, कोलन। ये असेंडिंग कोलन, कैसा कोलन, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहे हैं हम, असेंडिंग माने ऊपर ना, आरोही। ये कैसा है, ट्रांसवर्स, ये कैसा कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। ये कैसा कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये कैसा, डिसेंडिंग। उसके बाद ये हो जाएगा रेक्टम ना, रेक्टम कहाँ खुलेगा, एनस के द्वारा, किसके द्वारा, एनस के द्वारा, सिग्मोइड कलर का। माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, लिप्स होते हैं, होठ होते हैं ना। आप पूरा हम पढ़ाएंगे नहीं अभी आज, चलो इसे बताई देते, अच्छा बताई देते। सबसे पहले माउथ में हमारे पास क्या होगा, आगे होठ होंगे, ठीक, ऐसे देख करके पढ़ो तुम्हें याद हो जाएगा। आगे क्या होंगे हमारे, होंठ। होंठ का काम पकड़ने में, अगर होंठ ना होता, इमेजिन करो आपके पास होंठ है ही नहीं, हम काट दिए होंठ, भोजन कैसे करोगे। भोजन जनरली क्या होता है, होंठ का काम भोजन को पकड़ने में हेल्प होता है। उसके बाद होंठ के बाद दांत मिलता है, क्या होता है, दांत। दांत जनरली क्या करते हैं, हाँ कुर्सने चबाने में। दांत के बारे में जान लो क्या चीज़ है। सबसे पहला जो हमारा दांत है वो डाइफिडॉन्ट है। कैसा है, डाइफिडॉन्ट। डाइफिडॉन्ट का मतलब पूरे जीवन काल में 2 बार निकलेगा। एक बार बचपन के समय दूध वाले दांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ, जो टूट जाते हैं, फिर टूट जाएंगे ना। दूसरा दांत परमानेंट टीथ, कैसा टीथ, परमानेंट टीथ, या फिर उसी को बोलते हैं एडल्ट टीथ। हम क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ बोलते हैं। उसके बाद जो टीथ होता है वो थीकोडॉन्ट होता है। कैसा होगा, थीकोडॉन्ट का मतलब हमारा दांत एक सॉकेट में धंसा होता है। किस में धंसा होगा, सॉकेट में।
इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, थिकोडॉन्ट। आप दांत को निकालोगे तो वहाँ सॉकेट मिलेगा आपको। होता है फिर हेट्रोडॉन्ट। कैसा होगा, हेट्रोडॉन्ट मतलब विषम दंती। हम लोगों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के, 4। आईसीपीएम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। सुने हो ना इसको, कृंतक, रदनक, चवर्णक। नहीं, पहले क्या होगा, रदनक। अच्छा, पहले कृंतक, इंसीजर, कृंतक, हाँ नहीं, इंसीजर, कैनाइन। सुनो, पहले रदनक होगा फिर कृंतक होगा, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, पहले क्या होगा, हाँ कृंतक, रदनक, हाँ ठीक है, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अब हमको इसे याद है यार, हिंदी वालों को ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या होगा, चीरने वाला, अरे वो रदन, पहले क्या होगा, रदनक ना, हाँ रदनक होगा, चीरने फाड़ने। उसका कृंतक ना, रदनक का काम यानी कुतरने का काम आता है, ठीक है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी पहले रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, फिर क्या होगा, चवर्णक, अग्र चवर्णक, उसके बाद चवर्णक। तो दांत हमारा 3 कंडीशन होता है, डायफिडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट। डायफिडॉन्ट का मतलब 2 बार निकलेगा, थिकोडॉन्ट का मतलब सॉकेट होगा, हेट्रोडॉन्ट का मतलब 4 प्रकार का दांत होगा, ठीक है। दांत का आपको हम फार्मूला बता दें, यहाँ दिख रहा था ना, दांत का अगर हम फार्मूला आपको बता दें, दंत फार्मूला बता रहे हैं यार, बताने तो दो। दंत फार्मूला जो होता है, ये जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो, ये जबड़ा हो गया, ऊपरी जबड़ा, और ये कैसे, नीचे जबड़ा। इसको ऐसे बीचों बीच से काट दो ना, तो इधर वाला यहाँ जो पहले क्या होगा हमारे पास बताओ, इंसीजर होगा, फिर क्या होगा, कैनाइन होगा, फिर क्या होगा, प्रीमोलर होगा, और फिर क्या होगा, मोलर। तो ऐसे हम लिखते हैं क्या, देखो एडल्ट, पहले किसका बता दें आपको, मिल्क टीथ का फार्मूला। किसका, मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ का फार्मूला होता है वो होता है 21/02 बटे 21/02 गुणे 2, ठीक है, और बराबर, फिर यहाँ कर देते हैं बराबर कितना, 20। इधर देखो हमारे पास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पूरे जबड़े को हमने कितना कर लिया, कितने भागों में, 4 भागों में। जैसे मान लो ये जबड़ा है हमारा, ऐसे काट दो इधर, तो ये क्या हो गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 भागों में बांट लिया। हम एक भाग को पढ़ रहे हैं, एक भाग के दांत। तो पहले क्या होगा, देखो इंसीजर, फिर क्या होगा, कैनाइन, फिर क्या होगा, प्रीमोलर, और ये क्या है, मोलर। मतलब रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। फार्मूला क्या होता है, 21/02, 21/02। ये जो ऊपर लिखा है ना, ये यहाँ वाला मतलब आधे, हाफ मतलब आधे जबड़े में ऊपर की तरफ, ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में पूरा नहीं, आधा आधा, आधे में हम बात कर। इंसीजर कितना, 2, कैनाइन कितना, 1, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, आपसे पूछा जाएगा मिल्क टीथ में क्या एब्सेंट होता है, प्रीमोलर। एंड मोलर कितना, 2। तो ये अर्धभाग ऊपरी जबड़े में, अर्धभाग निचले जबड़े में, हाँ देखो अर्धभाग ऊपरी जबड़े में, अर्धभाग निचले जबड़े में। तो ऊपर क्या है दांत, 2 1 3 3 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे, कितना हुआ, 10। ऐसे यहाँ भी होगा ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, समझ रहे हो ना इसको। लिखने का मतलब आप जैसे इसका जान गया, अब इसका दुगना कर दो। तो 5 ऊपर 5 नीचे 10, और 10 दूना 20, तो टोटल क्या है दांत, 20 दांत। मतलब 5 ऊपर आया, अरे 5 कह रहे हैं हम, अगर ऊपरी जबड़े में बात करेंगे, ऊपर 10 और नीचे 10। अब ऊपर पूरा जैसे 2 1 3, समझ गए, हाँ ठीक है, तब समझ गए, ठीक है। उसको एडल्ट टीथ आएगा, कौन सा टीथ, एडल्ट टीथ। एडल्ट टीथ की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है 21 23 21 23, क्या 21 23 बटे 21 23। ये भी क्या होगा बताओ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। गुणे क्या कर देंगे हम, 2, अब बराबर देखो क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 दूना 16, ऊपरी जबड़े 16। ऐसे बताओ, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 दूना 16, और 16 16 32, काट ना देना, नहीं तो एक दांत आएगा तुम्हारे से मुंह में एक दांत है, इसको काटना देना, बायोलॉजिक मैथ है, ठीक है। तो 16 ऊपर 16 नीचे, नहीं तो कहो हाँ काटना देना, काट के एक ना लिख देना, कितना आएगा 32,
टोटल कितने दांत? 32। ठीक है, तो इतना रहने देते ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है पढ़ना आप लोगों को, और वैसे भी आप लेट करके आए थे, तो पढ़ाएंगे हम पूरा। ऐसा पढ़ाएंगे ना आपको पूरा याद रहेगा, गारंटी है। ठीक, ये सब बहुत पढ़ाए हैं यार हम। तो आपको ये सब सारी चीज़ें अभी बताएंगे। टोटल कितने हार्मोन्स होते हैं? ठीक, हार्मोन कह रहे हैं, एंजाइम, हार्मोन नहीं आएगा यहाँ, एंजाइम आएगा। कितने एंजाइम कहाँ से निकल रहा, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, पूरा रटाएंगे हम। इसका आप कैसे आप क्या करोगे, डाइजेशन कैसे करोगे, ठीक, क्या टूट करके क्या क्या बनता है, आराम से इसके डिजीज आपको बताएंगे हम। कोशिश करेंगे कल ख़त्म कर दें, अगर इतना टाइम मिल गया कल देखेंगे। ठीक है, रहने दें आप, ठीक है।